जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ऑनलाइन अड्डा में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोस्ट गार्ड फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आपने सुना ही होगा, आपके साथी हैं उन्होंने बताया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसी लेवल का आया है। टफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी मीडियम है और अच्छा लेवल है। बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट में आपके क्वेश्चन करने हैं मैथ के या फिजिक्स के, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही हैं। तो हम केवल आपको इस वीडियो में केवल फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, जिनको आप देखकर आप यही क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आपके 26 तारीख को 27 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को इस चैनल के माध्यम से सुविधा मिल सके, ताकि वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड हैं, हमारे स्टूडेंट ने हमें बताए हैं। इसमें आपकी डिजिट या आपके न्यूमेरिकल चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल हमें पैटर्न बताया है, उस पैटर्न के हिसाब से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। लेकिन पैटर्न वही होगा, केवल डिजिट या आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट से आपको सेम ही मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोस्ट गार्ड पेपर F = आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि फोर्स और मास का रिलेशन बताना है आपका सर्कुलर मोशन में। देखिए, आपने पढ़ाई होगा F = आपका क्या होता है, F = mv²। आपका F = mv² होता है, और इसे आप mv²/r होता है। इधर आप इसे वेलोसिटी वाली टर्म को इधर ले आइए। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल m हो गया। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका मास हो गया। अब इस पर आगे से सॉल्व करेंगे तो v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे हटा दीजिए, सॉरी, इधर आपका रूट पर चढ़ जाएगा, ये रूट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m²। ये आपका रिलेशन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आर, आपका रेजिस्टेंस दे रखा है आर 15 ओम। इसमें आपकी जो लंबाई बढ़ाई है उसने 10% बढ़ाई है। देन आपका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρL/A। मतलब रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ हो गया आपका। जो आपका रेजिस्टेंस होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ। अगर ये बात होती रेजिस्टिविटी के टर्म में होती, जिसे हम R से रो से डिनोट करते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की बात करते तो रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पर आपके जब का नेचर ऑफ मटेरियल है केवल उन पर डिपेंड करती है, और न तो आपकी लेंथ पे डिपेंड करती है, न कि आपके एरिया पे। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपका लेंथ आपकी 10% बढ़ाई गई है। तो देखिए इसमें देखते हैं, जो आपका नया रेजिस्टेंस आया है वो कितना बढ़ाया है, 10%। यहाँ पे आप मैंने सॉल्यूशन बताया है। देखिए 10/100 इंक्रीज इन लेंथ %/100 इंटू कितनी, पहले कितना था 15%। तो देखिए जो आपका नया रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, 1.5 ओम। ठीक है, 1.55 ओम आया है 10% बढ़ाने पे। तो टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसमें आप इसे जोड़ सकते हैं। R' = 15 आपका पहला था, आपका 1.5% 1.5 आ गया आपका अब का। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 16.5। ये आपका न्यू रेजिस्टेंस है। देखिए क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेट ये आई थिंक चेंज हो सकती हैं, शायद बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन पैटर्न आपका यही है, इसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये शायद वही, हाँ, केपलर का थर्ड लॉ आया है आपका। केपलर का आपका थर्ड लॉ आया। केपलर का थर्ड लॉ क्या है आपका, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ। ये आपका थर्ड लॉ है। इसमें T टाइम पीरियड है, एंड आपका R आप यहाँ पे R यहाँ पे आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये तो आपके एयरफोर्स में भी और आपके नेवी में भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख सकते हैं, रट लीजिए आप देखा जाए तो। इससे रिलेशन भी पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड इतना बढ़ा दिया तो रेडियस कितनी होगी, उसमें रिलेशन लगा के भी पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपसे कंडीशन पूछी गई है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये कैसे होता है, कब होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है। आपने सुना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका जो इंद्रधनुष आता है, रेनबो आता है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का प्रोसेस बनता है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपका जो पार्टिकल है उसको डेंसर से रेयर में आना चाहिए, डेंसर टू रेयर, रेयर मीडियम में आना चाहिए। आपकी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है आपकी जो आपका इंसिडेंस एंगल है, जो आपका इंसिडेंस एंगल है आपके क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, मतलब इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल। ये दो कंडीशन होती हैं तभी आपका रेनबो बनता है। रेनबो प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो उस तरह से चलता है, पहले रेयर से डेंसर में आएगा, फिर डेंसर से रेयर में आता है, उसके 2-3 प्रोसेस होते हैं तभी वो आपका रेनबो बनता है पूरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन, आपका जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो आपने सुना होगा आपके टेलीविज़न में, आपके नेट में जो यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर, वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये भी आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। देखिए ये आपका एक सेकेंड, ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमें हमारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए हमें बताए हैं, हम केवल आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर देखने में तो आपको ये क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे, पर हाँ एक बात और होती है कि बच्चों को केवल आपके सरल क्वेश्चन ही आपको उनकी मेमोरी में याद रहते हैं, कठिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको याद नहीं रहते। 10 से 15 क्वेश्चन सरल आते हैं, उसके बाद तो इजी आते हैं, उसके बाद तो पेपर टफ हो जाता है, तो बच्चे उन क्वेश्चन को याद नहीं कर पाते हैं। तो केवल वही क्वेश्चन है जो बच्चों को याद थे, सरल थे, इसलिए वो उन्होंने ये बता दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में आपके होते हैं 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में आपके होते हैं 746 वाट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 74046 वाट। आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। SK वेलोसिटी, इसमें आपका SK वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपका रिलेशन पूछा गया है, तो आपका रिलेशन होता है VE इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ V ऑर्बिटल। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया पिछले मॉक में आप दे सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के में डिट्टू यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, साथ ही साथ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भी कराया है, इसलिए ये मेरी हैंड राइटिंग है, मैंने टाइप नहीं करवाया है, वैसे ही सीधा सीधा लिख दिया है, देख सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो T इक्वल टू 2 रूट में L/G। देख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका √L हो गया, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ग्रेविटी हो गया। तो ये दो चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। एंड आपका एक क्वेश्चन आपका साथ ऊपर रह गया है, SK वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन भी आया है आपका, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है एयरफोर्स नेवी में। SK वेलोसिटी ऑफ अर्थ, SK वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हम कितनी स्पीड से बॉल को फेंकें कि आपकी जो अर्थ की आपका अर्थ से बाहर चला जाए, मतलब आसमान को पार करके आपकी जो वस्तु है आपके अंतरिक्ष में चला जाए, तो उसके लिए हमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसी को SK वेलोसिटी बोलते हैं। SK वेलोसिटी हो गई आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर आप किसी वस्तु को फेंकेंगे तभी वो आपके आसमान को पार करके अंतरिक्ष में जा पाएगी, स्पेस में जा पाएगी। उसका फॉर्मूला होता है VE
एस की वेलोसिटी इक्वल टू रूट में 2GR। 2GR का मतलब क्या हो गया, जी यहाँ पे 9.8 रखिए, आर यहाँ पे, आर का मतलब है अर्थ, मतलब 6400 किलोमीटर। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ अ बॉडी, कोई एक वस्तु है, क्वेश्चन नंबर 9, और वो आपका v वेलोसिटी से, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो फोर्स पूछ रहा है, फोर्स क्या होगा। देखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ये वाला टर्म ही जीरो हो गया, तो बाकी का तो ये जितना भी फॉर्मेट है ये जीरो हो ही गया आपका, तो F इक्वल टू है जीरो हो गया है। क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, क्वेश्चन इजी है ये केवल आपको क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं, टफ वाले बच्चों ने बताए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाड़ी में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर आ जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि आप 4 व्हीलर में या फिर बस वगैरह में बैठे हो, अचानक जो ड्राइवर आपका ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर आ जाते हैं। तो ये किस कारण होता है, ये होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में आपको क्वेश्चन कराए होंगे मैंने, आप उसमें देख सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो आपका हाइड्रोजन बम आपका उत्तर कोरिया ने जो हाइड्रोजन बम बनाया है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका कार्य करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे आपका ये कार्य करता है। और आपका जो एटॉमिक बम होता है, एटॉमिक बम कम करता है आपका न्यूक्लियर फिजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इन अ स्प्रिंग वॉच। स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग वॉच, जो आपकी स्प्रिंग वॉच में संचित ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, तो ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम, ये हो गया आपका जीरोथ लॉ आपका थर्मोडायनामिक्स में किससे रिलेट करता है, किस पर डिपेंड करता है। जीरोथ लॉ आपका डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। आपका जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी जीरो होगी। और जो आपका फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू आपका U। W यहाँ पे वर्क है, Q यहाँ पे एनर्जी है, और आपका U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे वो करे आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेनरी बुक करे आते हैं, या फिर कुछ टेस्ला कर देते हैं। तो हेनरी करके आते हैं, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू E A। ये आपका देख सकते हैं, सॉल्यूशन मैंने कराया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से ये मीटर गया, वोल्ट इंटू मीटर आपका ये आ गया। अब यूनिट ऑफ पार्सेक किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है। यूनिट ऑफ प्रेशर ये मैंने कराया है, फोर्स अपॉन एरिया से ml टू ml t-2 अपॉन L2 ml-1 t-2। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 CGS यूनिट ऑफ सर्पटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन L। ठीक है, F को डिनोट किससे करेंगे, न्यूटन पर मीटर से। ठीक है, ये आपका जो आपका फोर्स होता है वो डाइन से डिनोट हो गया। M यहाँ पे अगर आप CGS में बात करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया। एक तो आपकी ये वाली आपकी डायमेंशन आ गई, यूनिट आ गई। अब इसको दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है T इक्वल टू वर्क अपॉन एरिया। वर्क को यहाँ पर जूल से डिनोट करेंगे, और आपका जो आपका एरिया है, एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो ये आपका दूसरा वाला आ गया है।
चलिए ये 17 क्वेश्चन हैं जो हमें हमारे स्टूडेंट ने बताए हैं। ये आपकी जो 25 वाली जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चन है, दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन में से हमें 17 क्वेश्चन ही मालूम हो सके हैं। और जो आपके इंग्लिश के आपके मैथ के क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे ही हमें बच्चे बताते रहेंगे, पेपर आके वो बताएंगे हमें, हम आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक फैलाइए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।